तो आज की क्लास में हम लोग आदिकाल के जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 175 तक, जो कि यूनिट 2 है आपकी आदिकाल की, वहां तक कंप्लीट किए थे और आज हमने उससे आगे के प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग जुड़िए और कमेंट सेक्शन में तैयार रहिए अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 176, जो कि है टेक्निकली। तो क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियां आपसे पूछी गई हैं। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं? तो किस कवि की ये काव्य पंक्तियां हैं? विद्यापति, नरपति नाल, अमीर खुसरो या फिर भट्ट केदार? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अमीर खुसरो। कहने की बात ही नहीं है, आदिकाल में जो भी आपको दिखे जिसमें कि आपको खड़ी बोली नजर आती हो, आई होप आप खड़ी बोली तो समझते ही होंगे, पहचान तो लेते ही होंगे। जो आजकल जैसी भाषा आपको नजर आए तो वो अमीर खुसरो की ही भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उससे कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है अपभ्रंश की कविता में किस तरह की भाषा मिलती है। तो मैंने आपको जैसे कि यहाँ पे इसका जो पहला कथन है, इससे पूर्ववर्ती कथन इसी में आता है कि जिस तरह से पुराने चावल जो है कुछ श्रेष्ठ लोगों के खाने योग्य ही समझे जाते हैं, उसी तरह से जो आपके पुरानी भाषा होती है वही कवियों के कवि कर्म के लायक होती है, इस तरह की बात कही गई है। तो ये जो कथन है कुल मिलाकर के अपभ्रंश की भाषा के संबंध में, इसके पद्य की भाषा के पुरानेपन के संबंध में, यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर नामवर सिंह का? तो ये जो कथन है, ये जो कथन है ये आपका किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। ठीक है, तो वैसे भी आप लोग थोड़ा थोड़ा भाषा अगर आप पहचान पाएंगे तो पीछे शब्द, इस तरह के शब्द जो है रामचंद्र शुक्ल जी ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मैच करने वाला प्रश्न है, मिलान करने का प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, रचनाएं हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आपके रचनाकार हैं इसमें। ठीक है, तो बताना है आपने कि ये जो है प्राकृत प्रकाश श्रावकाचार, तो श्रावकाचार आपकी देवसेन की हो गई, प्राकृत प्रकाश आपकी वररुचि की हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार, इसी प्रकार जो है प्रबंध, जो आपकी प्रबंध चिंतामणि है, तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। और कुमारपाल प्रतिबोध, ये जो रचना है ये है सोमप्रभ सूरि की। ठीक है, हेमचंद्र की आप लोग जानते हैं, हेमचंद्र की दो रचनाएं हैं। कुमारपाल शब्द आया है तो कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित है, और दूसरी रचना है शब्दानुशासन। ठीक है, तो ये दो रचनाएं हैं हेमचंद्र की, और इसके अलावा प्रतिबोध है सोमप्रभ सूरि की, और अन्य अन्य रचनाएं। तो इस आधार पर A2 आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही ठहरता है। ठीक है, मैंने सारे ही मैच कर दिए। वैसे एक एक दो मिलाने से भी आपका जो है उत्तर बन जाता है, लेकिन कर सकते हैं आप दो से ज्यादा, एक दो से मैच करके देख सकते हैं, टैली भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? तो नरपति नाल ने कौन सा रासो काव्य लिखा है? अब कहने की बात ही नहीं है, ये जो है बार बार रिपीट हुए हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो आप जो है बीसल देव रासो ए जो है ऑप्शन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है, कह पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है, कौन सी विशेषता जो है नाथ साहित्य की नहीं है? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, बी चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, सी गुरु महिमा, या फिर डी उलट बासियां। तो नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता जो है नहीं है, कौन सी विशेषता जो है नाथ साहित्य की नहीं है? ठीक है, तो नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं? उलट बासियां तो होती हैं, गुरु की भी बड़ी महिमा मानी जाती है, चित्त शुद्धि सदाचार में आस्था है, हठ योग तो है ही, वो दरअसल क्या है, सदाचार और चित्त साधना ही तो है। तो यहाँ पर जो है रामायण और महाभारत, ये जो है इनकी विशेषता नहीं है। ठीक है, रामायण और महाभारत की कथाओं का समावेश, थोड़ा बहुत रामायण की कथाओं का समावेश जैन आचार्यों ने जरूर किया है, उसको अपने मत के अनुसार ढाल करके। जैसे पौमचर्यु, जो कि स्वयंभू का लिखा हुआ महाकाव्य है, वो भी दरअसल क्या है, एक प्रकार का राम काव्य है। ठीक है, जो कि जैन मतावलंबी के अनुसार लिखा गया है, उस स्वरूप में ढाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। उपयुक्त
पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं क्या? ठीक है, अब हालांकि आदिकाल का है, लेकिन दरअसल आदिकाल में ही देखिए कबीर का जो संबंध बनता है सीधा सीधा नाथ संप्रदाय से भी बनता है। ठीक है, उन पर नाथ संप्रदाय का बड़ा प्रभाव था, इस वजह से भी आदिकाल से लिंक कबीर का बनता है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कबीर इन पंक्तियों के माध्यम से, ये आपको बताना है। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सी, सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। या डी, सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो सतगुरु ने संसार में जो है भटकने के लिए तो नहीं छोड़ा, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, तो मैं जो है लोक और वेद के अनुसार जो है के पीछे लगा हुआ था, लेकिन बाद में जब मुझे सतगुरु मिली तो उन्होंने मुझे जो है दीपक थमाया। ठीक है, और वो दीपक किस चीज का थमाया है? वो जो है ज्ञान रूपी प्रकाश का थमाया है। तो ए और सी जो है मेरे विचार से इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व का ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, कबीर के साथ वैसे भी आपको ये बात समझनी होगी, नाथ संप्रदाय के प्रभाव के कारण जो वेद है या फिर जो शास्त्र है उसके प्रति एक तरह का एक जो भाव है, तू कहता कागज की लेखी मैं कहता हूं आंखें ने देखी, ये जो भाव होता है ये बड़ा प्रबल होता है कि शास्त्र से ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है, जो व्यवहारिक ज्ञान है या जो गुरु के द्वारा मिला हुआ ज्ञान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से क्या होगा, वेद और लोक ने कभी भी ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेंगे ऐसा कबीर कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, गुरु का जो ज्ञान उनको मिलेगा उसका महत्व है। तो ए और सी जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए, इस प्रकार बी सही उत्तर होगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास होगी तो आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से टैकल कर सकते हैं, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। ऑप्शन को धीरे धीरे पढ़िए, समझ करके पढ़िए, और कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप इस प्रश्न को आराम से कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि इसके पीछे आपने कोई व्याख्या पढ़ी भी हो उसकी। कबीर का बेसिक अगर आपका क्लियर है तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान के प्रवर्तक सरहपा है। ठीक है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता भी आप लोग जानते हैं कि कौन है, अब्दुल रहमान है, अपभ्रंश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश भाषा के कवि हैं और जो है संदेश रासक। ठीक है, तो ये जो है अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कौन सी रचना है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है संपादित होकर के? उसका नाम है कीर्ति पताका, क्योंकि कीर्ति पताका अभी तक मिली नहीं है। ठीक है, अप्राप्य है, केवल इसका जिक्र मिलता है कि ये एक रचना विद्यापति की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, आत्मबोध किसकी रचना है? इस तरह की थोड़ा सा जो अंडररेटेड भी चली जाती है कुछ कुछ रचनाएं, तो वो जो है खैर ये तो अंडररेटेड नहीं है, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ की, गोरखनाथ की, मत्स्येंद्र नाथ की, या इनमें से कोई नहीं? तो आत्मबोध ये जो रचना है दरअसल गोरखनाथ जी की जो है रचना है, जो कि नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, तो माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, या फिर रसखान। तो ये माधव हम परिणाम निराशा जो है ये दरअसल विद्यापति की कविता की पंक्तियां हैं, विद्यापति की प्रमुख पंक्तियां आप जरूर तैयार करके जाइए, किसी भी परीक्षा में विद्यापति आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है होते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, प्रमुख संपादकों का नाम हम बता चुके हैं। तो बौद्धगान और दोहा का संपादन किया है आपका प्रबोध चंद बागची ने। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री आप लोग, सॉरी, बौद्धगान और दोहा का संपादन नहीं प्रबोध चंद बागची ने, हरप्रसाद शास्त्री ने किया है, सॉरी, हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोश का संपादन किया है, दोहा कोश का। ठीक है, दोनों में दोहा आता है तो कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की रचना का नाम है हिंदी काव्यधारा। ठीक है, ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट, या फिर संध्या भाषा। तो सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त जो भाषा है उसको क्या कहते हैं? संध्या भाषा जो है कहा जाता है। डिंगल रासो ग्रंथों की भाषा है, अवहट विद्यापति की भाषा है, अपभ्रंश जैन मुनियों की भाषा है, और
इनकी जो भाषा है उसे संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? ये कई बार प्रश्न हम कर चुके हैं, इसके जिक्र हो चुका है। बीसल देव रासो एकमात्र ऐसा रासो ग्रंथ जिसका जो मूल वर्ण विषय है वो दरअसल क्या है? श्रृंगार है, न कि वीर। बाकी सब जो है वीरता प्रधान है, सबका अंगी रस अगर हम कहेंगे तो वो वीर रस है। ठीक है, लेकिन बीसल देव रासो एक ऐसा रासो ग्रंथ है जिसका अंगी रस श्रृंगार रस है। ठीक है, महाकाव्य के संदर्भ में अंगी रस एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जैसे कामायनी का अंगिरस क्या है? तो आनंद मूलक शांत रस उसका अंगिरस आलोचकों के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, आल्हा खंड के बारे में हम बात कर चुके हैं बहुत बार। आल्हा खंड का जो दूसरा नाम है वो है परमाल रासो। ठीक है, और इसके जो रचयिता है आल्हा खंड के, आल्हा खंड के रचयिता कौन है? ये जगनिक, जगनिक है। ठीक है, जगनिक आल्हा खंड के रचयिता है जगनिक। ठीक है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? परमाल रासो अगेन दोबारा आ गया है तो जगनिक। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि परीक्षाओं में बार बार जो है जगह जगहों पर ये पूछा गया है। चलिए, दोहा आपसे पूछा गया है, एक अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुर सरी की जो इंदव बहाल। तो ये जो दोहा है ये दरअसल किसका है? ठीक है, तो वैसे तो ये दोहा रहीम दास का है, आई डोंट नो क्यों ये आदिकाल वाले में आ गया। ठीक है, अब लेकिन बुक वालों ने लिखा है उसमें तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, खैर जो भी है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? तो गुलेरी जी ने पहला जो पुरानी हिंदी का पहला कवि किसको साबित किया था? हमने आदिकाल हिंदी के पहले कवि इत्यादि इत्यादि पर बात की थी, तो इसमें गुलेरी जी को पढ़ते हुए हमने कहा था कि राजा मुंज को उन्होंने जो है हिंदी का या पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है, जिसे हम लोग अपभ्रंश के अंतिम, सॉरी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको कहा, जिसे कई लोग अपभ्रंश अवहट्ट इत्यादि कहते हैं, उसे गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा है। तो वही सब है, तो राजा मुंज को उन्होंने कुल मिलाकर के उसका पहला कवि कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन आपके पास मैच करना है आपको, एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ आपके रचनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए विजय सेन सूरी, तो विजय सेन सूरी की जो रचना है वो तो आप लोग जानते हैं, रेवतांगिरी रास विजय सेन सूरी, नरपति नाल बीसल देव रासो, शालिभद्र सूरी का है भरतेश्वर बालू बाहुबली रास, आसगु कवि का है चंदन वाला रास। ठीक है, और ये जो योगचर्या है अगर आप कहना चाहें तो डोम्भिपा, जो कि एक प्रमुख सिद्ध कवि हुए, डोम्भिपा की रचना है योगचर्या। ठीक है, तो इस प्रकार A1, A1 तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ठहरता है। ठीक है, B3 भी ठीक है, सी C2 भी ठीक है और D4 भी ठीक है। ठीक है, तो ये प्रश्न सही, तो बी जो है इसका उत्तर आपका हो जाएगा। तो रचना रचनाकार तो बेसिक है, पहली जो आवश्यकता है वो तो आपको पहली चीज ये याद करनी है। और आप मान करके चलिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कोई भी ऐसा प्रश्न शायद हो कि अगर रचना और रचनाकार का आपसे पूछा जा रहा है, चाहे कालक्रम तो खैर अलग चीज है थोड़ी सी, लेकिन मैच द फॉलोइंग या किसकी रचना कौन सी है, इस तरह के जो बेसिक सवाल पूछेंगे तो मान करके चलिए कि 95 से लेकर 98% लोग उस प्रश्न को सही करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आप एलिमिनेट नहीं होना चाहते हैं, रेस से बाहर नहीं होना चाहते, तो पहली बेसिक जरूरत तो यही है कि आप लोग इन तरह की रचनाओं, इस तरह के तथ्यों को अच्छे से याद करके जाइए, रट करके जाइए। ठीक है, वो बहुत पहली जरूरत तो यही है कि रचना रचनाकार आपको कम से कम अच्छे से तैयार होने चाहिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, हालाते कन्हैया, ये जो रचना है हालाते कन्हैया, ये किसकी रचना है? ठीक है, अब देखिए इसमें नाम से ही आपको लग रहा है हालात ए कन्हैया, तो इस तरह का जो विन्यास होता है, शब्द विन्यास होता है, इस तरह से जोड़ा जाता है, वो थोड़ा सा अरबी फारसी इस तरह से उसमें जोड़ा जाता है, उर्दू में भी इस तरह से ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हालात कन्हैया ये जो रचना है ये अमीर खुसरो की रचना है, आपको यहां से लगा सकते हैं क्योंकि खुसरो फारसी के भी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े कवि थे और हिंदवी के तो थे ही। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ, साखी, रासो या फिर सूफी?
तो आदिकाल में तो जनरली अगर आप देखेंगे, देखिए वीर ग्रंथ भी रहे हैं, इसी वजह से वीर गाथा काल कहा गया है, और रासो भी रहा है, ठीक है। लेकिन वीरता प्रधान ग्रंथों की रचना तो हमेशा होती रही है, लेकिन जो स्पेसिफिक आदिकाल के ग्रंथ की अगर हम बात करें तो सी में मेरे विचार से ज्यादा सटीक उत्तर होना चाहिए, ठीक है। रासो जो ग्रंथ हैं उनकी प्रधानता, क्योंकि साखी तो कबीर की लिखी गई है, सूफी ग्रंथ सूफी काव्य धारा में लिखी गई, तो वैसे तो वीर ग्रंथ भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा सटीक अगर बात करेंगे तो रासो है, क्योंकि रासो सिर्फ और सिर्फ आदिकाल में लिखा गया, बाकी तो नहीं लिखा गया आगे चल करके, तो आदिकाल की ही स्पेशलिटी है, उसकी विशेषता है, इस वजह से हम उसको ज्यादा सही उत्तर कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी योर राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 196। 197 नंबर का प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन सब चीजों का वर्णन किस में हुआ है? किस क्या क्या हुआ हो, जिसमें हिंदू मुसलमान का भी वर्णन है, सामंतों का वर्णन है, शहर का वर्णन है, सेना के सिपाहियों का वर्णन है और लड़ाइयों का भी वर्णन है। तो इतना जो विस्तृत और कह सकते हैं व्यापक वर्णन हुआ है, वो हुआ है आपका कीर्तिलता में, जो कि रचना है विद्यापति की, और इसकी भाषा के संबंध में विद्यापति कहते हैं कि यह अवहट्ट में रचित है, ठीक है। तो कीर्तिलता इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या फिर प्रबंध? अब देखिए, आपको शैली शब्द का बस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रस क्या है, शैली क्या है, काव्य रूप क्या है। इन सारे शब्दों में ये जो छोटे छोटे टेक्निकल शब्द हैं, इनके बीच का अंतर पता होना चाहिए। देखिए, श्रृंगारिक जो है शैली है ही नहीं, श्रृंगार तो रस है, ठीक है। आख्यान जो है, आख्यान एक तरह से आप समझ सकते हैं एक तरह का कथा रूप है, कथा रूप है। प्रबंध तो काव्य रूप होता है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ये काव्य रूप होते हैं। तो शैली सिर्फ एक ही है, गेय शैली। यहीं से आपका प्रश्न जो है बन सकता है, तैयार हो सकता है, अगर आपको शैली शब्द का मतलब पता हो, काव्य रूप क्या होता है, शैली क्या होती है, रस क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, इन दोनों, इन सारे शब्दों के बीच का अंतर पता हो, ठीक है, कि तब जाकर के इस तरह के प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक जो है कभी नहीं भूलना है, एक एक शब्द का अपना महत्व होता है, तो उस जो भी शब्द आप लोग नया पढ़ते हैं, तो उसका जो है मतलब जानने का प्रयास आप जरूर करें, उसके कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास आप जरूर करें। और इस चीज में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, वो है आपका काव्य शास्त्र का अध्ययन। तो काव्य शास्त्र जो है आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाइए भैया, बिना काव्य शास्त्र के काम नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है तो काव्य शास्त्र से के जरिए आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम आपको बताना है कि जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? भट्ट केदार, नरपतिनाल, नल्ल सिंह या फिर मधुकर कवि? तो जयमयंक जस चंद्रिका एक वीरता प्रधान ग्रंथ है, रासो ग्रंथ आप इसको कह सकते हैं, मधुकर कवि की ये रचना है, ठीक है। और भट्ट केदार की जो रचना है उसका नाम है जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, ये जो रचना है ये भट्ट केदार की रचना है। नरपतिनाल बीसलदेव रासो, नल सिंह आप लोग जानते हैं विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच करना है, अगेन आपको मिलान करने वाला प्रश्न है कि एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। तो अब ये रचनाकार वाले बहुत बार हो चुके हैं, बीसलदेव रासो, नरपतिनाल पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी परमाल रासो, जगनी कुमार रासो, दलपत विजय, ठीक है। तो जो भी इससे अकॉर्डिंग है, ए टू बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कहा के रचनाकार हैं आपके धनपाल, ठीक है। यह इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। धनपाल को याद करने की तरीका क्या है? भविष्य के लिए हम धन का संचयन करते हैं, धन किसके लिए रखते हैं? भविष्य के लिए, तो भविष्यत कहा धनपाल की रचना हो गई। ऐसा ऐसा छोटा छोटा ट्रिक बना करके काम चलाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, तभी जाकर के बात बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16 या फिर 14? तो विद्यापति
माना जाता है कि इन्होंने टोटल मिलाकर के 16 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें मैथिली भाषा में लिखे गए हैं, अवहट्ट में लिखे गए हैं, इसके अलावा बांग्ला के कुछ-कुछ हैं, संस्कृत के बहुत सारे हैं, तो कुल मिलाकर के 16। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार काव्य है कौन सा, इसमें से श्रृंगार काव्य है, तो इसके बारे में बात हो चुकी है कि बीसल देव रासो एकमात्र रासो ग्रंथ जो श्रृंगार काव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, तो पुष्पदंत की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार ये जो है हिंदी के पहले कवि ठहरते हैं, तो इसमें से कौन सी रचना जो है नहीं है। ठीक है, तो पौंचर्यु जो है ये जो स्वयंभू की रचना है यही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, सरहपा का संबंध सिद्ध, रासो, नाथ या फिर जैन, तो सरहपा का तो सिद्ध साहित्य से, आसान से प्रश्न है, इसको सीधा सीधा आगे बढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है, तो शिलांकित कृति हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस रचना के बारे में, तो ये जो शिलांकित कृति है ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी राउलवेल, जो कि एक प्रकार का मतलब लौकिक काव्य है। ठीक है, रोड़ा नाम के कवि की लिखी हुई रचना है राउलवेल, और ये क्या है, एक प्रकार का नखशिख वर्णन है, नखशिख वर्णन है। ठीक है, राउल नाम की नायिका का। ठीक है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है, तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, ये बहुत बार बात हो चुकी है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं, तो तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं, नहीं सॉरी, तोताए हिंद नहीं, तूती ए हिंद। ठीक है, तोता तो शुक हो गया, तूती ए हिंद ये जो है सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, तोता ए हिंद नहीं, तूती ए हिंद। अगला क्वेश्चन, उपदेश रसायन, और वैसे इसका पीछे उपदेश रसायन रास होना चाहिए, एक रास ग्रंथ है, तो उपदेश रसायन रास ये जो रचना है ये किसकी है, जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर धनपाल, तो ये किसकी रचना है आपकी उपदेश रसायन रास, तो ये है आपकी जिनदत्त सूरी की। ठीक है, और भरतेश्वर बाहुबली रास हमने बात करी शालिभद्र सूरी की। ठीक है, ये सूरी और ये रास बड़े कंफ्यूज करते हैं, इसलिए अच्छे से तैयार करके जाना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है, तो सरहपा को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को या हेमचंद्र को। देखिए वाल्मीकि ने क्या लिखा, राम काव्य। अपभ्रंश में राम काव्य किसने लिखा, स्वयंभू ने लिखा, राम काव्य का नाम पौंचर्यु था, तो इस वजह से अपभ्रंश का कुछ भी है, अपभ्रंश का जो भी बड़ा है वो जब स्वयंभू है। ठीक है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया कि कम से कम 8-9 उपाधियों से सम्मानित किया गया है विद्यापति को, तो अभिनव जयदेव भी विद्यापति को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ जो है इसमें से व्याकरण ग्रंथ है, तो व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्त व्यक्ति प्रकरण या फिर वर्ण रत्नाकर, तो उक्त व्यक्ति प्रकरण, जो उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है ये जो ग्रंथ है ये जो है दामोदर शर्मा का ग्रंथ है, और ये एक प्रकार का क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है, ठीक है, दामोदर पंडित, आसगु, रोड़ा कवि या फिर मेरुतुंग, तो प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है, ये हम पढ़ चुके हैं। आगम वे पुराणे पंडित माने बहंती, सॉरी पंडित मान बहंती, पक्क सिरफल अली अजिम बाहेरित ब्रह्मयंत, तो देखिए ये जो इस तरह से वे इस तरह के आए, तो ये समझ जाना कि ये जो है पहले तो सिद्धों की पंक्तियां हैं जिसमें अलग से आ रहा हो। ठीक है, और इसके अलावा अब आपको बताना है कि ये किसकी कविता की पंक्ति है। ठीक है, तो किसकी है ये, सरहपा, कण्हपा, डोम्भिपा या फिर कुक्कुरिपा, तो आगम वे पुराणे पंडित मान बहंत ये जो है दरअसल कण्हपा की रचना है। ठीक है, कण्हपा। ठीक है, तो इनके दो दो तीन तीन कुछ रचनाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से कविता की पंक्तियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो आगम वे पुराणे कण्हपा इतना भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगला जो है कालक्रम है, और कालक्रम पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं। ठीक है, टोटल ऑन टोटल, तो रचना काल की दृष्टि से आपको जो है इनका जो है कालक्रम लगाना है, तो इसमें से जो सबसे पहले आते हैं वो हैं आपके स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू आएंगे सबसे पहले,
इसके इसके बाद आते हैं पुष्पदंत, ठीक है, इसके बाद आते हैं अद्दहमाण और उसके अलावा आते हैं हेमचंद्र। तो प्रत्येक का थोड़ा थोड़ा वर्ष याद रखना कि कौन कब किस सदी का है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो स्वयंभू सबसे पहले किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाण, हेमचंद्र ये सही है, बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो एक दो कवि अगर आपको पता हो, जैसे स्वयंभू एक महत्वपूर्ण कवि है, तो इनका नाम आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये 8वीं सदी के हैं, ठीक है। हेमचंद्र 12वीं सदी के हैं, 12वीं सदी के हैं। पुष्पदंत 10वीं सदी के हैं, ठीक है। और अद्दहमाण जो है ये भी 12वीं सदी के हैं। तो इस हिसाब से आप जो है इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक का हल्का हल्का जो मेन मेन है, जैसे हेमचंद्र बड़े हैं, स्वयंभू मेन है, पुष्पदंत तो बड़े ही हैं, और पूछा भी बड़े बड़ों का ही जाता है, ठीक है। कभी जैनाचार्य, मेरुतुंग और आसगु का नहीं पूछा जाएगा आपसे, बहुत कम संभावना है, लेकिन इनका पूछा जाएगा क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं और एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको जो है इनका समय पता हो कि ये किस समय के हैं, किस सदी के कम से कम हैं, ठीक है। एक कथन है आपके पास, बड़ा सा कथन, कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। और स्वाभाविक विकास शब्द पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो जब स्वाभाविक विकास है, देखिए स्वाभाविक विकास कौन मानता है, परंपरा से कौन जोड़ता है, साहित्य इतिहास लेखन को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जोड़ते हैं। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी ये वाला जो काल है, काल टू जो बाद में आता है, वो काल वन से प्रभावित होता है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कबीर का जो टाइम है, तो कबीर के टाइम को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप नाथ संप्रदाय को पढ़ें, क्योंकि नाथ संप्रदाय की परंपरा का प्रभाव कबीर के ऊपर है। तो परंपरा को बड़ा महत्व देने वाले व्यक्ति हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इस वजह से वो विकास क्रम के रूप में देखते हैं साहित्य को, ठीक है। विधेयवादी दृष्टि से नहीं देखते, परंपरा का बड़ा महत्व मानते हैं। तो स्वाभाविक विकास उन्होंने साबित किया ना, देखो ये जो डिंगल कवियों की वीर गाथाएं हैं, निर्गुण संतों की वाणियां हैं, ये जो कृष्ण भक्तों की भक्ति मार्ग वाले हैं, ये सब हैं, ये सारी धाराएं जितने भी बाद में चल करके पनपी, ये कहां से पनपी हैं, अपभ्रंश कविता का ही स्वाभाविक विकास है। ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह की कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए बस, ठीक है। और मैं आपके बीच यहाँ पर यूट्यूब पर एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जल्दी ही, जहां पर हम जो है हिंदी के प्रमुख आलोचकों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी के जो आलोचना वाला चैप्टर आपके उसमें आता है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह इत्यादि इत्यादि, नंद दुलारी वाजपेयी, जो भी आपके पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण आलोचक हैं, उनको जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जल्दी शुरू होने वाला है, कल से परसों से वो जो है आपके बीच वो वीडियोस प्राप्त आपको हो जाएंगे, ठीक है। वो दरअसल बैच के वीडियोस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। जो बैच के विद्यार्थी नहीं भी है उन्हें भी पढ़ना चाहिए, उनके लिए भी फायदे की चीज है, तो इसलिए जो है वो आपको भी उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। 6-7 के आसपास वीडियोस होंगी लगभग लगभग, तो उन्हें आप जरूर पढ़िएगा, रिवीजन में सहायक होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए महत्वपूर्ण होंगी वो वीडियोस, आने वाली है जल्दी। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये नाथ संप्रदाय से संबंधित चीज है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं, नाद कहते हैं, ठीक है। नाद, बिंदु, ये सारे शब्द जो है उससे संबंधित आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, और ये सुमेलित कर करके आप भी थक गए होंगे, ठीक है। फिर भी करना तो है ही। प्रबंध चिंतामणि, रणमल छंद श्रीधर, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जयमन जस्टिस का मधुकर कवि। तो ए टू दो जगहों पर है, B1 A2 B1, ए ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, ये पहले भी पूछा गया है। पुरुष परीक्षा दरअसल एक संस्कृत ग्रंथ है, और ये रचना है आपकी विद्यापति की, ठीक है। तो विद्यापति की रचनाएं जो है आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं, मतलब कौन ऐसा है जो अप्रामाणिक नहीं मानता है, नहीं मानता है पूछा जा रहा है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या डॉक्टर भूलर। तो देखिए, शुक्ल हैं, ओझा हैं और भूलर हैं, ये तो तीनों मानते हैं अप्रामाणिक, लेकिन जो पांड्या साहब हैं, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, ये जो है अप्रामाणिक मानने वालों में से नहीं है, बल्कि ये क्या है, अर्ध प्रमाणिक, नहीं सॉरी, प्रामाणिक वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, प्रामाणिक।
तो सर्वथा प्रामाणिक मानने वाली कैटेगरी जो है, इसमें तो एक तो पांड्या जी आते हैं और इसके अलावा श्याम सुंदर दास आते हैं। श्याम सुंदर दास याद रखिएगा, मतलब महत्वपूर्ण लोगों में, और मिश्र बंधु याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी बनती है अर्ध प्रमाणिक वालों में। तो अर्ध प्रमाणिक वालों में से सबसे बड़ा नाम तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके अलावा सुनीति कुमार चटर्जी का, कुमार चटर्जी का। ठीक है, तो ये दो बड़े नाम इसमें आते हैं। ठीक है, तो प्रमाणिक अप्रमाणिक वाला सवाल हमेशा रेलेवेंट रहेगा, लगातार पूछा जाता रहेगा, मान के चलिए आप लोग। ठीक है। अगेन मिलाना है, राहुल वेल, सॉरी, राहुल वेल, रोड़ा कवि, कुमार रासो, दलपत विजय, चंदन बाला रास, असगु, योगचर्या, टोम्बिपा। ठीक है, तो A4 बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी भी ठीक ही होंगे, है ना। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है। खुद जो है कवि कहता है। किस कवि ने अवहट्ट में रचना की है? अवहट्ट में भाषा में रचना की है। और यहाँ पर देखिए, जरूरी बात क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास विद्यापति नहीं है, तो आपको अवहट्ट का मतलब दरअसल आपको पता होना चाहिए। तो अवहट्ट मतलब कुल मिलाकर के अपभ्रंश की भी जो आखिरी अवस्था थी, उसे अवहट्ट कहा जाएगा। तो देखिए, कुतुबन और मंजन ने तो अवधि में लिखा क्योंकि सूफी कवि हैं, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली लिखी, तो अब्दुल रहमान ही रह जाते हैं। ठीक है, जो कि संदेश रासक के रचयिता है। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पीर गाथा काल। ये तो सवाल जो है फिफ्थ क्लास के बच्चे से भी पूछा जा सकता है, तो वो भी जो है बता देगा। ठीक है, तो अब जो है आपको इसको काल क्रम में लगाना है, सही क्रम में लगाना है। ठीक है, और आपके पास इसमें कोई चैलेंजिंग कुछ नहीं है इसमें। केवल आपको देखिए, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, बी और डी, क्योंकि सरहपा ही सबसे पहले आएंगे। बस आपको इसमें से देखना है कि ए ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें से भी केवल ये बात है कि हेमचंद्र जो है 12वीं सदी के हैं, और सोम प्रभु सूरी का भी जो है आपको लगभग लगभग 12वीं सदी के अंतिम दौर के कवि हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग देखिए, देखिए सोम प्रभु सूरी को इसने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, गोरखनाथ बाद में लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही उत्तर होना चाहिए, सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र और सोमप्रभ सूरी। ठीक है, तो प्रत्येक का थोड़ा थोड़ा वर्ष, थोड़ा थोड़ा काल आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा आदिकाल के संदर्भ में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, क्योंकि कोई एक धारा नहीं है ना, बहुत सारी धाराएं हैं एक साथ। एक तो आदिकाल ऐसा चलता है और दूसरा रीतिकाल ऐसे चलता है। भक्ति काल में खास दिक्कत होगी नहीं आपको, आदिकाल और रीतिकाल में बड़ी दिक्कत होती। ठीक है, कि चिंतामणि आते हैं रीतिकाल में, चिंतामणि के बाद बिहारी आते हैं, तब जाकर के बाकी रीतिबद्ध कवि आते हैं। ठीक है, और फिर घनानंद का स्थान बाद बाद में आता है, लेकिन पद्माकर से पहले आएगा, वो सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती। ठीक है, क्या है? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आप लोग जानते हैं परमाल रासो का ही हिस्सा है, और आल्हा जो गाया जाता है वो किस पूछा जा रहा है किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में जो है वो गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी मैच द फॉलोइंग वाला ही है। ठीक है, तो कुमार रासो, दलपत विजय, परमाल रासो, जगनीक, विसल देव रासो, नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। ठीक है, जो भी ऑप्शन लग रहा है आपको A3, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? तो सिद्धों की भाषा को संधा भाषा, नहीं सॉरी, हाँ संधा भाषा इन्हीं को तो कहा जाता है, बौद्ध सिद्धों को, है ना, सिद्ध शब्द है तो ठीक है। निम्नलिखित को मतलब काव्य भाषा को साथ आपको मिलाना है। अब ये भाषा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी भाषा क्या है। तो देखिए, चर्या गीत ये दरअसल सिद्धों की रचना है, तो चर्या गीत किसकी होगी? संधा भाषा हो जाएगी। विजयपाल रासो एक रासो ग्रंथ है, तो इसको फिलहाल हम छोड़ सकते हैं। कीर्तिलता, कीर्तिलता की भाषा क्या हो सकती है? अपभ्रंश या अवहट्ट भी होगी, या फिर मैथिली तो नहीं होगी। ठीक है, खुसरो की पहेलियां क्या होंगी? हिंदवी होंगी, हिंदवी। ठीक है, और इसमें से देखिए ब्रज भाषा तो किसी की नहीं होगी, तो जहां पे वी है उसको काट दो, दो विकल्प तो कट गए। ठीक है, अब देखो कि B3 किस में बन रहा है। B3 इसमें बन रहा है
तो सी जो है आपका सही उत्तर होना चाहिए। इसका मतलब ए का 2 माना जाएगा। विजयपाल रासो, अपभ्रंश और कीर्तिलता मैथिली। ठीक है, चल सकता है, कोई बात नहीं। कीर्तिलता मैथिली, ठीक है, ज्यादा सही बनेगा, क्योंकि देखिए विजयपाल रासो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। विजयपाल रासो मैथिली या ब्रजभाषा में लिखा ही नहीं जा सकता, तो इसके साथ सटीक बैठेगा अपभ्रंश। और कीर्तिलता पर प्रभाव तो है ही मैथिली का, तो वो काम चल सकता है। ठीक है, मैथिल कोकिल है तो कीर्तिलता जिसकी रचना है वो काम चल सकता है। ये पंक्तियां पूछी गई हैं। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आएगे जीवन को धिक्कार। तो ये जो है आपसे कुल मिलाकर के पूछा गया है कि ये दरअसल ये जो रचना है, ये काव्य की पंक्तियां हैं, ये किस रासो काव्य की हैं। ठीक है, तो ये दरअसल किसकी है? परमाल रासो की रचना है। इसमें ये कहा गया है कि 12 साल कुत्ता जीता है, 12 साल, और 13 साल जीता है सियार। ठीक है, और जो असली क्षत्रिय होता है वो केवल 18 साल जीता है। ठीक है, और आगे जीवन को धिक्कार, उससे ज्यादा जी गया तो उसके जीवन को धिक्कार है। मतलब कुल मिलाकर के इतनी वीरता, इतनी लड़ना है कि 18 साल से आगे जो है एक क्षत्रिय नॉर्मल जीता ही नहीं। मतलब वीरता का वर्णन, एक जो वीर गाथा काल था, बढ़ा चढ़ा करके वीरता वर्णन उस समय पर होता था, उसी का एक ये प्रमाण है। ठीक है, तो जो क्षत्रिय है वो ये मत समझो कि भाई अब जीवन को धिक्कार है, जीवन को धिक्कार नहीं है। ठीक है, ये आदिकाल की बात थी। आदिकाल की नैतिकता को, आदिकाल के मूल्यों को हम आधुनिक काल में अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सुरक्षित हैं भाई। ठीक है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाएगा हमेशा। श्रृंगार रस में पिंगल का प्रयोग किया है। बुंदेली और प्राकृत, प्राकृत पुरानी भाषा है, बुंदेली बाद में विकसित हुई है। शब्दानुशासन हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी जो है किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम निपटा रहे हैं फटाफट। ठीक है, कौन सा युग्म संगत पूछ रहा है? बीसल देव रासो नरपतिनाल, यही सही है ना? बाकी तो नहीं है। खुमार रासो दलपत विजय की है, जगनक की थोड़ी। परमाल रासो जगनिक की है, तो ये सब गलत है। विशलदेव रासो नरपतिनाल यही सही है। राउल वेल किसकी रचना है? रोडा कवि की रचना है, बात कर चुके हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? हाँ भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासो शब्द जो है दरअसल इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो कई लोग रास, कई लोग रसायन, कई लोग कुछ, कई लोग कुछ अलग अलग विचार इस संबंध में प्रस्तुत करते हैं, और उन विचारों को जानना, उनको पढ़ना आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, गारसादा तासी मानते हैं राजसूय शब्द से, राजसूय शब्द से। ठीक है, इसके अलावा अन्य कुछ लोगों का भी आप जानना चाहें तो नंद दुलारे वाजपेयी रास शब्द से मानते हैं, रास। नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सही अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रंथ दिए गए हैं और इसमें आपको सही क्रम इसका बताना है। ठीक है, तो बता देते हैं। वैसे ये यूजीसी नेट में ज्यादातर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कालक्रम उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो सबसे सटीक बनेगा वो ए ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि भरतेश्वर बाहुबली रास संभवतः पहला रास ग्रंथ है, तो इसके बारे में जो है आप निश्चिंत हो सकते हैं। ठीक है, पौंचर्यु स्वयंभू की रचना है। निम्नलिखित रचनाओं के साथ रचनाकारों का मेल आपको बताना है, मेल कराना है। हाँ, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर है ना, दामोदर भट्ट, दामोदर भट्ट, दामोदर शर्मा, एक ही बात है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नरपति नाल, बिसल देव रासो, रोड़ा, राहुल वेल। ठीक है, कुमार रासो, दलपत विजय, जानते हैं आप लोग। तो A4 ऑप्शन नंबर ए में बैठेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? अगेन इसीलिए पूछ रहा, कह रहा था मैं थोड़ा शताब्दी वर्ष इत्यादि थोड़ा देख लेना आप लोग। तो पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे।
ठीक है। तो ये पुष्पदंत है आपके 10वीं शताब्दी के कवि। ठीक है। तो इनका जो जनरली माना जाता है 972 ईस्वी तो है, ये 10वीं सदी तो है। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश। तो दोहा कोश में दरअसल जो संकलन है वो इनके सिद्धों का संकलन है, मेनतः सरहपा, सबसे मेन सरहपा। ठीक है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम, अगेन अनुक्रम वाली बात है, कालक्रम वाली बात है। तो इसमें भी उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बाद ही वर्ण रत्नाकर आएगा, राहुल वेल ही पहले आएगा। राहुल वेल, कुवलय माला कथा, ए ऑप्शन इसका होना चाहिए। कुवलय माला कथा, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। ठीक है। प्रत्येक का थोड़ा थोड़ा याद अगर आप देख लेंगे, कुवलय माला ये जो है उद्योतन सूरी की रचना है। ठीक है। लगभग 8वीं सदी की। राहुल वेल 10वीं सदी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं और वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी का ग्रंथ है। इनके साथ मिलाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पवन चरियो, पुष्पदंत, महापुराण, अब्दुल रहमान, संदेश रासक, शबरपा, चर्यापद। ठीक है। तो जो भी मिल रहा है इस हिसाब से आप देख सकते हैं। ए टू। ठीक है। ये पुराने टाइम के क्वेश्चन होंगे निश्चित रूप से, 2010 से पहले पहले के, इसीलिए जो है ये इतने आसान से प्रश्न है। ठीक है। अब तो थोड़ा टफ प्रकार के प्रश्न बनते हैं ना। ठीक है। तो सरहपा का संबंध किससे है? अपभ्रंश का मुख्य छंद किसका? देखिए, अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? जिस प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, वैसे ही प्राकृत का क्या होता है? गाथा या गाहा कहने से होता है। ये वाली जो बात है, इसका मतलब दोहा जो है अपभ्रंश का मुख्य छंद है, और प्राकृत का अपना दो छंद क्या था? वो था क्या था? गाहा या गाथा, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो बताइए, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है आपके? जो इंदु। और जो इंदु जो शब्द बना है योगींद्र से ही बना है। ठीक है। कालक्रम लगाना है अगेन आपको, रासो ग्रंथों का कालक्रम है ये। ठीक है। कुमार रसो, बीसल देव रासो, चंदन बाला रासो और पौमचर्यु। ठीक है। तो इन सब में से सबसे पहले तो पौमचर्यु का ही स्थान बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ही सही उत्तर होना चाहिए। एक से ही आप वैसे इसको कर सकते हैं, कुमार रसो, बीसल देव रासो और चंदन बाला रास, क्योंकि स्वयं बहुत पुराने कवि हैं, लगभग 7वीं 8वीं सदी के। सबरस के रचनाकार कौन है? सबरस, सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही, इसका सही उत्तर होगा। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा है? हठ योग का प्रभाव किस पर पड़ा है? स्वयंभू पर, घाघ भंडारी पर, अध्ययमान पर या गोरखनाथ पर? तो हठ योग जो है दरअसल किसका है? नाथों का है, तो गोरखनाथ। ठीक है। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? इस पे बारे में अभी ऊपर बात करी हमने, कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी। अध्ययमान की रचना कौन सी है इसमें से? तो अध्ययमान की अब्दुल रहमान कहीं, अब्दुल रहमान कहीं, अध्ययमान वही व्यक्ति है। ठीक है। संदेश रासक। 8वीं सदी का कौन सा कवि इसमें से नहीं है? इसमें से कौन सा कवि जो है 8वीं सदी का नहीं है? देखो, हेमचंद्र 11वीं सदी के हैं, तो बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। सरैपा, शबरपा, स्वयंभू, तीनों ही लगभग लगभग एक ही दौर के कवि हैं। पुष्पदंत की प्रबंध रचना, इसमें से पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? तो पुष्पदंत की तो रणय कुमार चरी हुई है। ये देखो, रिठणे में चरी, पौन चरी तो स्वयंभू की है। ठीक है। भविष्य कहा धनपाल की है। तो रणय कुमार चरी जो है पुष्पदंत की रचना है। ठीक है। ये रिठणे में चरी भी स्वयंभू की रचना है। तो इस प्रकार डी, सॉरी, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? देखिए, गद्य की पहली पुस्तक और मैथिली हिंदी में रचित, बताना है आपको कौन सी रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल या फिर वसंत विलास। तो मैथिली हिंदी में गद्य की पहली पुस्तक है आपकी वर्ण रत्नाकर, ध्यान रखिएगा। ठीक है। वर्ण रत्नाकर रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए, अगर सबसे पहले तो दोहा कोश को ही आना चाहिए, क्योंकि सरहपा की रचना है। ठीक है। तो ये सबसे पहले आ जाएगा। और जो विद्यापति है वो आदिकाल के एकदम छोर पर हैं, तो सबसे अंत में उनकी रचना आनी चाहिए। तो ए मेरे विचार से सही उत्तर हो, श्री श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता सही विकल्प ये होगा। ठीक है।
अगला देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो अगेन वही सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमारपाल चरित हेमचंद्र, हमीर रासो शारंगधर। ठीक है, तो डी भी दो जगहों पर है। ए थ्री ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो राठौड़ारी ख्यात, वैराट पुराण, पुष्पदंत, जिनदत्त सूरी, ये तो एक तरफ रचनाकार हैं और दूसरी तरफ आपकी रचनाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जो आपको पता है पहले वही कर लेते हैं। ठीक है, जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास, डी टू एक ही जगह पे, तो वैसे तो ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, और पुराण महापुराण आप लोग जानते हैं, उत्तर पुराण। ठीक है, महापुराण के भी दो हिस्से हैं, तो पुष्पदंत की उत्तर पुराण हो जाएगी। फिर ये जो राठौड़ारी ख्यात है, ये दयालदास की रचना है, और वैराट पुराण जो है गोरखनाथ की रचना है। ठीक है, ये उल्टा हो रखा है कहीं ना कहीं, इधर का उधर, कई बार इधर जो है कहीं यहाँ पे रचना आ गई, ये दो तो रचनाएं हैं और यहाँ रचनाकार है, या फिर इधर थोड़ा उल्टा है। लेकिन ठीक है, जो भी है मैच ही तो करना है कुल मिला के, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? वज्र, अग्नि, चित्र या फिर ज्ञान? तो ज्ञान था। ठीक है, कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? उक्त व्यक्ति प्रकरण है। ठीक है, कालक्रमानुसार, अगेन कालक्रम लगाना है आपको, तो इसमें भी तो बी जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए। कुवलय माला, राहुलवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। ठीक है, वर्ष आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। वैसे ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, मान के चलिए, दिस इज अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कभी कभी क्या होगा, अगर मैं होता ना तो मैं इस क्वेश्चन को चेज कभी नहीं करता। क्वेश्चन को चेज करने का मतलब क्या है, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा और मैंने ये देखा कि क्या है, और मैं इसको रटने बैठ गया कि कौन सी रचना कब लिखी गई है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि हाँ भाई, एक आध क्वेश्चन मैं हार मान सकता हूँ, कि जरूरी नहीं है कि मैं जो है हर पहाड़ को तोड़ने के लिए खड़ा हो जाऊं। ठीक है, तो हर पहाड़ तोड़ने की जरूरत आपको नहीं है, कुछ कुछ करने की जरूरत है आपको। कुल मिलाकर के कॉस्ट बेनिफिट देखना है। ठीक है, कि अगर मैं 2 घंटे लगा करके इस प्रश्न को करूं, ठीक है, या 2 घंटे लगा करके उस टॉपिक को करूं, किस टॉपिक से मुझे ज्यादा फायदा है, किस टॉपिक से मुझे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, उस टॉपिक को पहले किया जाए। तो कॉस्ट बेनिफिट भी आपको देखना पड़ता है। कालक्रम वाले कुछ 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 को तो मैं करता, जो रचनाकार वाले हैं, लेकिन रचनाएं स्पेसिफिक अगर इस स्तर पर दे दी जाए तो मैं तो शायद नहीं करता। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा समझना है। खैर, ये वाला जो है इसका उत्तर बी है, मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन है? तुलसी, बिहारी, सूर, विद्यापति। तो इनमें से सबसे पुराने तो विद्यापति ही हैं, और सबसे नए बिहारी हैं इसमें से। ठीक है, तो अगर क्रम इसमें इसमें जैसे क्रम लगाना होगा तो इसका मुझे आइडिया है, सबसे पहले विद्यापति आ जाएंगे, फिर बिहारी आ जाएंगे, सॉरी भी सूरदास आ जाएंगे, फिर तुलसी आ जाएंगे, फिर बिहारी आ जाएंगे। ये वाला आसान सा है, ठीक है, वो वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? कह रहा है नाथपंथी साधकों में कण्हपा बिल्कुल नहीं आएंगे, भर्तृहरि ये सब तो आएंगे ही। ठीक है, ये सब नाथ हैं। गोरखबानी नामक पुस्तक का संपादन किसने किया था? तो गोरखबानी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल ने किया था, जो कि हिंदी से पहले डी लिट थे। किस ग्रंथ में चंद को छप्पइयों का राजा कहा गया है? ठीक है, तो किस ग्रंथ के माध्यम से, मतलब किस ग्रंथ में कहा गया है, माध्यम से नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, किस ग्रंथ में इसे छप्पइयों का राजा कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासों में तो नहीं कहेंगे, चंद खुद को तो नहीं कहेंगे कि मैं छप्पइयों का राजा हूं। ठीक है, मुंजर रासों में से नहीं होगा। शिव सिंह सरोज ही एक ग्रंथ है, क्योंकि एक इतिहास का ग्रंथ है, और इतिहास ग्रंथ में किसी के बारे में इस तरह की टिप्पणियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कई लोग पृथ्वीराज रासो करके आएंगे चंद्र देख करके, लेकिन ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? क्या कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास पे एकदम नहीं है। तो इसी संदर्भ में जिन्होंने ये बात कही है,
कि भाई आप लोग क्यों इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि ये प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है, क्या है, क्यों है? वो इतिहास थोड़ी लिख रहे हैं, वो तो काव्य लिख रहे हैं। इस आधार पर तो आप फिर ऐतिहासिकता के चक्कर में पड़ के तो आप रामचरितमानस पर भी उठाइए कि प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है या क्या है, ठीक है? इतिहास नहीं है, वो क्या है? कविता है, काव्य है। और काव्य के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो है 100% इतिहास आए ही आए। कवि अपनी कल्पना समेट सकता है, 100% कल्पना डाल सकता है, इतिहास में कुछ कल्पना डाल सकता है, कल्पना में कुछ इतिहास मिला सकता है, कवि की मर्ज़ी है। दैट्स नॉट हिस्ट्री, दिस इज़ पोएट्री। तो ये जो बात थी इसको लेकर जो कही थी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही थी। ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन झूठ है? झुकाव सहज साधना की ओर है तो है, प्रथम कवि सरहपा है तो है, रचना चर्यापद और दोहे में हुई और साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ तो ये नहीं। इनका जो प्रणयन हुआ है, इन भाषा कौन सी भाषा थी इनकी? संध्या भाषा, ये संध्या भाषा जिसको कहा जाता है। ठीक है, बाकी सारे सही है। सहज साधना की ओर है, ठीक है, आसान वाला रास्ता। और उनका जो है नाथों का है हठयोग, कठिन मार्ग रास्ता। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो कौल ज्ञान निर्णय ये जो रचना है ये किसकी है, ये आपको बताना है। तो कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्र नाथ की रचना है। ठीक है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना आपको बतानी, अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना। ठीक है, ये कुल मिलाकर के आपको पूछा गया है। ठीक है, तो खुमार रासो, ढोला मारूरा, दुहा, जय मयंक, जस चंद्रिका। तो इसमें से देखिए, ढोला मारूरा दुहा तो लौकिक काव्य है। कुमार रासो रासो ग्रंथ है तो डिंगल हो जाएगी भाषा। जय में जसचंद्रिका भी इसकी भाषा में डिंगल हो जाएगी। इसके भले रासो शब्द नहीं है लेकिन ये भी वीर गाथा का ही ग्रंथ है। तो इसमें से जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, अपभ्रंश प्रभावित, ध्यान रखिएगा कोई भी रास ग्रंथ है कुल मिलाकर के जैन कवियों के द्वारा लिखा गया जो भी साहित्य है वो अपभ्रंश है या अपभ्रंश प्रभावित है। तो अपभ्रंश शब्द आए और कुछ और न सूझे, कोई मन ध्यान से ऑप्शन सारे देखने के बाद, जांचने परखने के बाद, उसके बाद जो है आपने जैन कवियों के ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है यदि अपभ्रंश भाषा के संबंध में बात हो रही है कि अपभ्रंश से संबंधित कौन सी रचना है। ठीक है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, शालिभद्र सूरी द्वारा रचित। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? देखिए, चारण साहित्य, चारण साहित्य मतलब कुल मिलाकर के चरण से शायद चारण बना है, मतलब जो किसी के आश्रित रहकर उस पर लिखते हैं। तो सिद्ध साहित्य तो योगियों का मतलब एक तरह से उनका है, नाथ साहित्य भी नाथ योगियों का है, जैन साहित्य भी धर्माधार्मिक है, रासो ग्रंथ है। रासो जो रासो साहित्य है वह चारण साहित्य का दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि वो दरबार में लिखा गया है और जनरली वो किसके बारे में है? राजाओं महाराजाओं की वीर गाथाओं का वर्णन है। तो चारण साहित्य है रासो साहित्य। बाकी ये क्या है? ये धार्मिक साहित्य में आप कह सकते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो सिद्ध सामंत युग तो किसने कहा है? सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध कौन सा नहीं, मतलब आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में क्या नहीं है? जैन मिलता है, सिद्ध मिलता है, नाथ मिलता है, सिख नहीं मिलता। सिख मिलता है क्योंकि जो गुरुदेव थे, गुरु नानक देव जी थे, उनका जन्म ही भक्ति काल में होता है, वो तो संत कवि के अंतर्गत आते हैं, तो आदिकाल में वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो आदिकालीन साहित्य का वैसे जो प्रमुख रस है दिए गए, देखो शांत रस में तो किसी ने नहीं लिखा, हास्य में भी किसी ने लिखा, करुण भी नहीं, वीर रस है, वीर गाथा काल है क्योंकि। तो अगर हमको रस खोजना ही है तो वीर रस ही प्रमुख रस मिलेगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अगेन प्रश्न रिपीट हुआ है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। और आज का अंतिम प्रश्न, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। ठीक है, तो आज हमने 100 प्रश्न किए हैं। ठीक है, और करीब करीब 100 प्रश्न आपके और इसमें रह जाते हैं आदिकाल के। ठीक है, तो आप लोग, आई होप आप लोगों के लिए ये सीरीज यूजफुल साबित होगी आपके लिए। आपको जो है इसमें से कंटेंट में अच्छा रिवीजन आपका होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए और इससे जो है क्या होता है कि जो पीछे का मटेरियल है आपकी जो है तैयारी का जो है पता चल जाता है कि भैया इतनी तैयारी तो 100% करनी ही करनी है। जितने प्रश्न यहाँ पे हैं ये तो 100% होने ही चाहिए। इसके अलावा भी नए प्रश्न, नए कॉन्सेप्ट, नए तथ्य आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज लंबी चलने वाली है, पूरी बुक हमने खत्म करनी है।
और इसके अलावा एक नया विकल्प आता है हाइप का। तो वीडियो को अगर आप हाइप करेंगे तो मेरे चैनल को और ग्रोथ मिलेगी, और भी जो साथी तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से विभिन्न परीक्षाओं की, उन तक ये वीडियो पहुंच सकेगा। ठीक है, तो मुझे भी फायदा होगा और तैयारी करने वाले साथियों को भी फायदा हो पाएगा, फ्री में आपको ये कंटेंट उपलब्ध हो पाएगा। तो हाइप जरूर करिएगा वीडियो को, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अनुशासन के साथ, निरंतरता के साथ पढ़ते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, बाकी कल करेंगे।